हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक इवन चार्ट के बारे में कि इस चार्ट को ब्रेक इवन चार्ट किस तरह से बनाते हैं। तो ड्रॉ करना सीखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने। इक्वेशंस किस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट का डिराइव करना है एनालिटिकली, उस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। आपको नीचे दो क्वेश्चंस दिख रहे 12 एंड 13। ठीक है, विंटर 18-17 देखो दो बार पूछा है विंटर में। और उसके बाद में आपको जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी आपको डिफाइन करके और डिराइव करके बताऊंगा। ठीक है, कि उसका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होता है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। ठीक है, कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये भी इस एक्चुअली इसके अंदर कवर हो ही जाएगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये भी कवर हो जाने वाला है ना। तो चलिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, जो सीड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है वो अपडेट हो चुका है। ओके, तो आप उसका वीडियो देख सकते हो। उसका वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। और ये ईसीसी के अंदर हमारे कैटलॉग प्राइस का सम हो चुका है, और उसके बाद हमारा डिप्रिसिएशन वाले भी सम हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड कैटेगरी जो सेकंड चैप्टर के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के ये जो डेरिवेशन में इसलिए करा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको सम्स में काम आएगा ये डेरिवेशंस, समझ रहे हो। बाकी मैं ये थियोरेटिकल चीज़ है तो नहीं कराता, बट ये क्या है, अगर ये आप सीख लोगे एक बार तो आपको ये जो बाकी की ये 23 से लेके 28-29 ये जो सम्स है वो आपको बहुत बहुत ईजी लगेंगे, है ना। तो इसके बाद में इसके नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा ईसीसी का, उसमें मैं ये ब्रेक इवन एनालिसिस वाले जो सम्स है वो सब सम्स मैं कराने वाला हूँ, समझ रहे हो आप। तो चलिए पहले हम ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है और उसका इक्वेशंस किस तरह से डिराइव करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन चार्ट जो है वो किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करना सबसे पहले सीखते हैं और उसके बाद इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो लास्ट में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक वाई एक्सिस, ठीक है, और एक बनाने वाले हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एज अ स्क्वायर बना लूँगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसा स्क्वायर बनाना। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बनाते। और देखिए एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, जो प्रोडक्शन की आपकी क्वांटिटी है, टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी जो कंपनी के अंदर हम बनाने वाले हैं। ओके, जितनी भी क्वांटिटी बनाएंगे वो एक्स एक्सिस पे आएगा। और वाई एक्सिस पे हम दो चीज़ मेंशन करने वाले हैं। एक तो हम मेंशन करने वाले हैं जो भी हमारा कंपनी में जो भी प्रोडक्शन का खर्चा होगा वो, यानी कि कॉस्ट बताएंगे। और दूसरा हम इसके साथ साथ रिवेन्यू भी हमारा बताने वाले हैं। सेल्स का जो रिवेन्यू है, इसका मतलब इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम वाई एक्सिस पे बताते जाएंगे। अब जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों में जो अभी मैं बेसिक डिफरेंस अगर बताना चाहूँ तो फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स रहती है। मगर आप मतलब क्या होता है कि आप ये जो क्वांटिटी है आप कम रखो, ज़्यादा रखो, या क्वांटिटी आप प्रोडक्शन करो ही नहीं, उससे प्रोडक्शन की क्वांटिटी, प्रोडक्शन के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट रहती है। ठीक है, कि आप प्रोडक्शन करो या ना करो, बट एक फिक्स खर्चा तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये देखिए कॉस्ट है, तो कॉस्ट मान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट समथिंग यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब देखिए फिक्स कॉस्ट का क्या है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम आप बढ़ाते जाओगे। देखिए ये प्रोडक्शन, ये इस तरफ प्रोडक्शन को क्वांटिटी बढ़ रही है, बट ये कॉस्ट ऊपर नीचे देखो कहीं पे भी बढ़ नहीं रही। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक बार फिक्स हो जाती है। यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी अगर बढ़ाते हैं उसके बाद भी देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये देखो ये फिक्स कॉस्ट हो गई हमारी। ठीक है, दिस इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देखिए आप प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाई मैंने, इस तरफ क्वांटिटी बढ़ाई, बट ये फिक्स कॉस्ट कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं हुई, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। और दूसरा आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है कि वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी।
ठीक है। अगर क्वांटिटी अब नहीं यानी प्रोडक्शन आप जीरो कर दोगे तो आपकी ये कॉस्ट भी जीरो हो जाती है, समझ रहे हो। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने जो भी वॉल्यूम कंपनी में जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसके वॉल्यूम पे, उसकी क्वांटिटी पे। यानी ये जो कॉस्ट रहेगी वो कॉस्ट कैसी रहेगी, यानी अगर मैं क्वांटिटी जीरो रखूँगा तो ये कॉस्ट भी जीरो रहेगी। जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता जाऊँगा तो ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो। तो इसकी लाइन जो आएगी देखिए इस तरह से आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए कॉस्ट बढ़ रही है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा मैं इसको ऐसे नहीं बताऊंगा, थोड़ा हल्का फुल्का नीचे की तरफ बताऊंगा। देखिए ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, ओके। ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या बनाई मैंने, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने वेरिएबल कॉस्ट बना लिया है। अब आप देखो तो हमारे कंपनी में जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट को हम सीटी बोलने वाले हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है, जो भी फिक्स कॉस्ट होगी वो प्लस जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो, समझ रहे हो। तो देखिए अगर मैं कंपनी में जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूँ, जीरो क्वांटिटी यानी यहाँ पे जीरो क्वांटिटी, तो फिक्स कॉस्ट इतनी आएगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ज़ीरो। तो ज़ीरो ये फिक्स कॉस्ट, ये दिस इज़ फिक्स कॉस्ट एफ, ओके, फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इतनी जीरो, तो एफ प्लस ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस ज़ीरो इक्वल टू एफ आएगा। कब, जब मैंने क्वांटिटी जीरो रखी तब। अब जैसे जैसे मैं क्वांटिटी को बढ़ाता जाऊँगा तो फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, खाली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो उसके हिसाब से आंसर आता है। इसका मतलब क्या होगा, ये इन दोनों को ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, समथिंग है कुछ, और इस पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट तो इतनी है। तो अगर मैं इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूँ, ये वाली क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूँ, तो उसकी फिक्स कॉस्ट ये इतना पार्ट हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, देखो उसकी हाइट कितनी, इतनी, तो इतनी हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स वेरिएबल ऐसा करते करते हमें क्या होता, ऐसा ऐसे हर जगह पे एक पॉइंट मिलता जाएगा, ऐसा इस तरह से पॉइंट मिलता जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे ना तो ये लाइन है आपकी, ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन दिख रही है ना, उसको पैरेलल दिखेगी, समझ गए आप। तो आपको क्या करना है, वो टोटल कॉस्ट की लाइन है ना। टोटल कॉस्ट मैंने कैसे बनाई, ये इस तरह से फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। चलो ये सब अब मिटा देता हूँ, है ना। ये मैं जो बता रहा हूँ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को आप करते हो तो आपकी कंपनी की क्या मिलती है, टोटल कॉस्ट बनती है। तो यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनानी है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और ये वेरिएबल कॉस्ट को पैरेलल जाती जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी जो लाइन है वो लाइन है टोटल कॉस्ट की, डन। चलो अब क्या होता है, तो ये अभी तक तो हमने किसकी बात की, अभी तक तो हमने हमारे कॉस्ट के बारे में बात की और क्वांटिटी के बारे में बात की। अब हम थोड़ा इनकम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अभी जैसे जैसे हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे अपना हमारा सेल्स भी बढ़ता जाएगा, तो सेल्स भी होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्वांटिटी बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगा। मतलब अगर मैं जीरो क्वांटिटी बनाऊंगा तो सेल्स जीरो होगा, और जैसे जैसे और सेल्स का थोड़ा बहुत मैं अपना प्रॉफिट भी निकालूंगा। तो यानी ये जो लाइन है देखिए ये क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स बढ़ेगा तो मेरी इनकम ये क्योंकि वाई एक्सिस पे कॉस्ट बनानी ना अपने को, कॉस्ट और इनकम एक साथ बनानी है वाई एक्सिस पे। तो जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ेगी सेल्स बढ़ेगा, तो एक देखिए ये सेल्स मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है। तो यहाँ तक आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये मान लो सेल्स बढ़ रहा है कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ तक मेरा सेल्स है, यानी जो भी मुझे मेरा इनकम हो रहा है वो इनकम आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन कहाँ है, आप देखो यहाँ पे, मैं इससे वाइट कलर से बताऊँ, ये रहा मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट सपोज मान लो इतना हो रहा है मेरा टोटल कॉस्ट, और मेरा सेल्स से जो इनकम पैसा आया वो कितना है, इतना आया। यानी मेरा खर्चा कितना है, इतना है। मतलब समथिंग मान लो 1 लाख रुपीज़ का खर्चा है, ऐसा मान लेते हैं, और ये इसके नीचे है, इसका मतलब मेरा 80,000 का इनकम है। इसका मतलब अभी भी मैं लॉस में चल रहा हूँ, समझ रहे हो आप ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेल्स रिवेन्यू की ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, सेल्स रिवेन्यू की यानी इनकम की। वो लाइन अगर जब तक टोटल कॉस्ट के नीचे है, ये देखो ये टोटल कॉस्ट के नीचे है ये लाइन, आप देख सकते हो, तो तब तक क्या होगा, मुझे लॉस होगा। यानी ये वाला जो एरिया बता रहा है, ये वाला अंदर वाला एरिया बता रहा है, वो एक तरह का मेरा क्या है, लॉस वाला एरिया है, ठीक है, लॉस वाला एरिया है।
अब ये लॉस मुझे कब तक जाता जाएगा, जब तक ये देखिए ये सेल्स मेरा बढ़ रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, जब तक ये मेरा जो मेरा खर्चा हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये मेरा टोटल एक्सपेंस है, खर्चा भी है, और यहाँ पे मेरा इनकम भी है। यानी जहाँ पे मेरा एक्सपेंस और इनकम सेम हो जाता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलूँगा। ये मेरा क्या मिल गया है मुझे, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और यानी यहाँ पे मुझे क्या है, मेरा लॉस भी नहीं हो रहा और मेरा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, यानी ये हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट हो गया। ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ब्रेक इवन क्वांटिटी होती है। आप यहाँ पे देखिए कितनी क्वांटिटी, अगर मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट करवाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस करवाना है, तो मुझे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कंपनी में, इतनी। समझ रहे हो? तो देखो जैसे जैसे अगर जीरो क्वांटिटी करोगे तो आप लॉस में जाने वाले हो, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो भी आप लॉस में जा रहे हो, क्वांटिटी और बढ़ाओगे तो लॉस, क्वांटिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कब तक आपको कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, ये क्यू जहाँ पे मैंने मेंशन किया यहाँ तक, ये वाला पॉइंट तक आपको क्वांटिटी बढ़ानी है कि उस पॉइंट पे आप क्या हो जाओगे, इवन हो जाओगे, यानी प्रॉफिट भी नहीं हो रहा लॉस भी नहीं हो रहा। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको उससे ज़्यादा क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको उससे ज़्यादा क्वांटिटी बनानी भी पड़ेगी और बेचनी भी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इससे ज़्यादा मेरी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बनाएंगे तभी तो बेचेंगे ना। तो अगर मैं उससे ज़्यादा बनाता हूँ तो मान लेता हूँ कि वो बिक रही है, यानी उसका सेल हो रहा है, तो ये देखिए धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है। यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी ये जो इनकम की लाइन है, सेल्स की लाइन है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे टोटल कॉस्ट के प्लस में जा रही है। इसका मतलब वो वाला जो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत क्या होगा, प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये मेरा टोटल, मान लेते हैं कोई इतनी क्वांटिटी मैंने बनाई, मान लेते हैं समथिंग को इतनी क्वांटिटी बनाई, तो यहाँ पे मेरा खर्चा कितना है, इतना खर्चा है मेरा, ये देखिए इतना खर्चा है, और इतना ये यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट तक देखिए ये मेरा इनकम है। समझ रहे हो? ये मेरा इनकम हो गया। तो ये जो गैप दिख रहा है ये मेरा प्रॉफिट है, मतलब समझ रहे हो, इतना मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि इनकम अब बढ़ गई ना, इनकम मेरे खर्चे से बढ़ गई, इसका मतलब मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सेल्स रिवेन्यू की लाइन है, ये जो येलो कलर की मैंने लाइन बनाई है, दिस इज सेल्स रिवेन्यू, सेल्स रिवेन्यू। ये लाइन ऊपर चली जाती है टोटल कॉस्ट के, इसका मतलब क्या होता है, मुझे प्रॉफिट होता है। तो ये होता है, ये जो ये वाला एरिया मुझे मिल रहा है, ये मेरा प्रॉफिट एरिया मिल रहा है। तो इसको मैं अगर एक स्क्वायर बॉक्स में बना दूँ, बंद कर देता हूँ इसको स्क्वायर यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं, ओके, एक स्क्वायर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये अंदर जो मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है ये प्रॉफिट। तो जितना आप क्यू से, ये दिस इज़ ब्रेक इवन क्वांटिटी, ओके, ये कौन सा है मेरा, ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी से मैं अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इतना क्वांटिटी तो कंपनी को बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका जो खर्चा है, कॉस्ट है, कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो इक्वल आएगा अपने सेल्स रिवेन्यू के बराबर। तब जाके आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचोगे, और उससे ज़्यादा बनाओगे तब जाके आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। तब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तब तक आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी पॉइंट में क्या क्या है, आप देखो यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये टोटल कॉस्ट और इसका जो डिफरेंस है, ये मेरा क्या है, एक्चुअली प्रॉफिट है। ओके, ये फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा, यहाँ पे दिस इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, ये इतनी हाइट है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट की है। ओके, और दिस इज़ वेरिएबल कॉस्ट, ये इतना जो हाइट है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का है। ओके, और ये जो हाइट है मेरी यहाँ तक ऊपर तक टोटल कॉस्ट की हाइट है। ओके, टोटल कॉस्ट, ये वाला हिस्सा देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा अच्छे से। ओके, तो ये वाला देखिए, यहाँ से लेके ये इतना है वेरिएबल कॉस्ट है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो फिक्स कॉस्ट है यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला देंगे तो मेरा टोटल कॉस्ट तक का डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट के ऊपर ये जो सेल्स का लाइन है, यानी सेल्स रिवेन्यू माइनस अगर टोटल कॉस्ट करूँगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट दिखेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से देखो ये ब्रेक इवन चार्ट को बनाया जाता है ना। और बात रही ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा प्रोडक्शन का वॉल्यूम है
जहाँ पे कंपनी क्या क्या रियलाइज़ करती है, जहाँ कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं होता, वॉल्यूम भी लॉस भी नहीं होता, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन पे आ जाती है। वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। समझ रहे हो? अब बात करते हैं इक्वेशन की, कि इसको इक्वेशन को किस तरह से डिराइव किया जाए। चलिए, इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें पहले माननी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी एफ़ की, तो एफ़ एक मान लेते हैं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट, कंपनी की फ़िक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो, और कैपिटल वी जो मानता हूँ उसको मैं मानता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स तो फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट कैसे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि पहले एक मान लेता हूँ मैं कि वेरिएबल कॉस्ट एक ए मान लेता हूँ, तो वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की है ना, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है कि अगर एक यूनिट होगा तो इतनी वेरिएबल कॉस्ट, दो यूनिट तो उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो कैपिटल भी क्या होगा, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगी, मतलब वो कितनी आएगी, आप जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आप बनाते हो वो, क्यू क्या है, प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक है, प्रोडक्शन क्वांटिटी, अभी मैं कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बी जितनी। देखिए दिस इज़ क्यू बी बोल देते हैं, ये ऊपर जो मैंने बताया ना ब्रेक इवन क्वांटिटी को क्यू बी बोला है, तो इसको मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं क्यू बी जितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, यानी मेरे कंपनी में क्यू बी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, प्रोडक्शन क्वान्टिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट BEP लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, चलिए ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट का हो गया, एक CT मैं नोटेशन ले लेता हूँ जिसको मैं बोलूँगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ये बोल देता हूँ, टोटल कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ वो, है ना। उसके बाद एस को मैं बोलूँगा सेल्स रिवेन्यू। ओके, सेल्स रिवेन्यू, उसको सेल्स के रिवेन्यू के पहले मैं एक बी प्राइस ले लेता हूँ। तो ये क्या है मेरा, सेल्स है या तो प्राइस है, ऐसा लिख सकते हैं आप, सेल्स प्राइस या सेल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट। ओके, सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट का सेलिंग कॉस्ट है, समझ रहे हो। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो एस आएगा, दिस इज टोटल मैं इसको लिख देता हूँ सेल्स रिवेन्यू, टोटल सेल्स रिवेन्यू। तो टोटल सेल्स रिवेन्यू कितना होगा, आप बी प्राइस की कितनी क्वांटिटी बेचोगे, अभी आप क्यू बी क्वांटिटी बेच रहे हो। ठीक है, तो ये बी है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट और इनटू नंबर ऑफ यूनिट आप बेच रहे हो वो, तो कितने बेच रहे हो, अभी तो आप क्यू बी जितने बना रहे हो तो क्यू बी ही बेचोगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक फार्मूला बना लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मैं बोलता हूँ CT। ओके, तो CT प्रोडक्ट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा, F हो जाएगा, प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो F प्लस V मैंने क्या लिया है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो उसको मैं लेता हूँ AQB। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है, देखो ये वाला, है ना। चलो ये हो गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और मैं एक चीज़ निकाल लेता हूँ, टोटल सेल्स रिवेन्यू, टोटल सेल्स रिवेन्यू, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल S की, जो है B इंटू क्यू बी, बराबर। ये तो ऊपर ही डिस्कस कर दिया मैंने, आप इस चीज़ को समझो। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट A है तो ऐसी मुझे कितनी क्वांटिटी पे, जैसे कि देखो मान लो कि एक पेन बनने में मुझे 5 रुपये खर्चा आता है, तो 2 पेन बनने में मुझे 10 रुपये खर्चा आएगा, 5 पेन बनने में मुझे कितना खर्चा आ जाएगा, आप देखो 5 जा करेंगे तो 25 रुपीज़ का खर्चा आएगा, समझ रहे हो। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनटू ये एक पेन, दिस इज नंबर ऑफ पेन, और उसको बनाने का खर्चा मैंने कितना लिया, 5 रुपीज़, तो इक्वल टू 5 आ रहा है। फिर 2 इंटू 5 कर रहा हूँ, फिर इसी तरह 5 इंटू 5 कर रहा हूँ, यानी ये मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, जो नंबर ऑफ
क्वांटिटी है, यानी ये दिस इज क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी क्यू, ये कितनी पेन बना रहा हूँ मैं, क्यू क्यू पेन बना रहा हूँ। ओके, और उसकी एक एक पेन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो वो ए आ रही है, बराबर ना। तो इस तरह से मैंने गिना है, तो ए क्यू गिना है, ये वेरिएबल कॉस्ट की मैंने बात की, ठीक है। इसी तरह सेल्स का भी वैसा ही होगा, सेल्स का भी तो सेलिंग प्राइस उसका देखो, सेलिंग प्राइस बी है और उतनी कितनी क्वांटिटी बेच रहे, क्यू भी जितनी क्वांटिटी बेच रहे, ओके। और अब होता क्या है, एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट अभी अभी हमने देखा कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इक्वल आ जाता है सेल्स रिवेन्यू के बराबर, समझ रहे हो, ये इक्वल आ जाएगा सेल्स रिवेन्यू के बराबर, है ना। ये वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये वाली कंडीशन देखो आप, जहाँ पे मेरा कॉस्ट भी उतना है और इनकम भी उतना है, समझ रहे हो, क्योंकि हम कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, क्यूबी क्वांटिटी बना रहे हैं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्यूबी है। सो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमने निकाल रखी है, देखिए एफ प्लस ए इंटू क्यू बी इक्वल टू सेल्स रिवेन्यू है बी इंटू क्यू बी। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो ए इंटू क्यू बी है ये वाला, उसको मैं भेजूँगा आर एच एस में, ठीक है। तो वो चला जाएगा आर एच एस में, तो माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, उन दोनों में से देखिए ये आर एच एस के अंदर आप देखो ध्यान से, इनमें से क्यू बी कॉमन आ रहा है, तो क्यू बी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचा बी माइनस ए, तो हो जाएगा क्या, ये एफ़ के डिवाइड में आ जाएगा बी माइनस ए, ओके। ब्रैकेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बी माइनस ए इक्वल टू आ जाता है मेरा क्यू बी, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला मेरी बन गई है ब्रेक इवन क्वांटिटी की, ये मेरा ब्रेक इवन क्वांटिटी है, ब्रेक इवन पॉइंट है, समझ रहे हो। तो दिस इज़ माय ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आपको इस पॉइंट पे इतनी प्रोडक्शन की क्वांटिटी बनानी पड़ेगी जिससे आप नो प्रॉफिट नो लॉस आपकी कंपनी को होगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया कि किस तरह से डायग्राम बनाना है, और जो प्रूव करना था, ये देखिए प्रूव करना था क्यू बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो ये मैंने यूजुअल नोटेशन से एफ डिवाइड बाई बी माइनस ए को प्रूव कर दिया है। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़े नोटेशंस चेंज करूँगा, और इतनी सारी चीज़ यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, चलो एक काम करते हैं, हम नया ही बना लेते हैं, बराबर, क्योंकि फिर उसके अंदर देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स, देखिए फिक्स कॉस्ट जो बनाते हो वो बना लो आप, ये फिक्स कॉस्ट बना लो, और ये बना लिया मैंने फिक्स कॉस्ट, बराबर। दिस इज़, ये हाइट को हम क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपकी ब्रेक इवन की क्वांटिटी है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारा सेल्स रिवेन्यू का जो पॉइंट लाइन जा रही है, ये सेल्स रिवेन्यू का लाइन, ठीक है, ये एक्सटेंड हो रही है, यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ओके। ये लाइन मैंने बना लिया। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको, इस क्वांटिटी को मैं क्या बोल देता हूँ, Q1 बोल देता हूँ, ठीक है। Q1 यानी जो मेरा ब्रेक इवन क्वांटिटी है उसको मैंने अभी क्या Q1 बोल दिया, और मैं जो कंपनी में प्रोडक्शन हमारी हो रही है उसको वो Q2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आप देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, Q2 माइनस Q1 होगा, ओके। ये हमारा एक तरह का सेफ्टी की क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी हो जाएगी, जो सेफ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ओके। सो दिस इज़, ये हाइट है फिक्स कॉस्ट तक की, ओके। ये फिक्स कॉस्ट तक की हाइट है, और यहाँ पे जो टोटल जो सेल्स हो रहा है ये यहाँ पे ये प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट में जाएगा, ओके। तो प्रॉफिट को आप कैपिटल P बोल सकते हो या Z बोल सकते हो, बुक वालों ने Z बोला है, यहाँ पे मैं P बोलूँगा, ठीक है। अब क्या करो आप, इस उसको कुछ नाम दे देते हैं ना, ये जो आप देख सकते हो ना, दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखो यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है Q1,
ये डिस्टेंस है Q1, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है Q2 माइनस Q1। और देखिए यहाँ पे ये हाइट है F और ये वाली हाइट है P। तो यहाँ पे अगर हम O सबका नाम देते हैं, ये जो ट्राइंगल दे देते हैं, OAB एक ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे OCD बोल देते हैं। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है हमारे पास, है ना, दो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल COD। आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या हो रहा है, आप एक रेशियो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रेशियो कौन सा, ये क्योंकि ये जो एंगल हो गए वो ऑपोजिट एंगल सेम हो गए 5 तो जो उसके रेशियो बनेगा, तो कौन सा रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, CD डिवाइड बाय OD। ओके, यहाँ पे बनाते हैं जो AB डिवाइड बाय AB डिवाइड बाय AO इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में सेम चीज़ CD अपॉन OD बनेगा, CD अपॉन OD। अभी आप AB देख सकते हो, AB मैंने क्या लिया हुआ है, F लिया हुआ है, और AO क्या लिया हुआ है, Q1 लिया हुआ है, इक्वल टू, और CD जो लिया है मैंने P लिया है, और OD लिया है मैंने Q2 माइनस Q1। ओके, Q2 माइनस Q1। तो F जो है डिवाइड बाय प्रॉफिट इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो रहती है, ये जो क्वांटिटी हमने बनाई ना Q2 माइनस Q1, जो सेफ्टी वाली क्वांटिटी है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना ही भूल गया एक्चुअली। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है ये Q2 माइनस Q1 विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से, ये मार्जिन जो है वो कहाँ से है, Q1 के रिस्पेक्ट में है, तो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1, ये फॉर्मूला रहती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और इसको पलटा देते हैं हम, यहाँ पे ये जो मैंने फार्मूला डिराइव किया उसको पलटा देते हैं, Q2 माइनस Q1 LHS में आ जाएगा ऊपर की तरफ, और Q1 नीचे आ जाएगा, और P प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, और F नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमने डिराइव किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। सो समझ रहे हो आप, तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअली क्या फ़ायदा क्या होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कि इससे आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप ये जो Q2 और Q1 का डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप सेफ रहोगे, है ना। तो उतना आप उतना सेफ इसलिए रहोगे क्योंकि अगर ये डिस्टेंस अगर कम होगा तो आपके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आ जाएगी, आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी से कम होता जाएगा। अगर ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखोगे उतना आप सेफ रहोगे, और उतना अगर आपकी क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस हो रही है, आपके टारगेट से आपकी क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, तो भी आप तो भी प्रॉफिट में ही रहोगे, है ना। इसलिए ये कंपनी क्या करती है, Q2 माइनस Q1 का ये जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करती है। अगर वो कम डिस्टेंस रखती है तो कम डिस्टेंस में क्या फ़ायदा हो जाए, क्या नुकसान होगा कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी को प्रॉफिट बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा और लॉस भी हो सकता है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, इस डिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रखती है। इसीलिए तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। सेफ्टी का मार्जिन जितना आप ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा सेफ होते जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो आज का कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, ये समझ आया होगा। ओके, और ये जो प्रूफ मैंने करा दिया है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन क्वांटिटी किस तरह से निकाला जाता है ये आपको समझ आया होगा। देखिए, समर 18 3 मार्क्स में चार्ट बनाने को बोला है, डिराइव इक्वेशन विंटर 18 17 में 3 मार्क्स में बोला है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंस, ये सब बाकी जो भी एक्स्ट्रा थियरी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में वो आप पढ़ लेना, अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस ब्रेक इवन एनालिसिस वाले जो सारे क्वेश्चंस है, ये आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो ब्रेक इवन एनालिसिस के। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के जो आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।